अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 9th क्लास केमिस्ट्री में आज चैप्टर नंबर 1 जिसमें वन शूट में आज हम पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास काफी टॉपिक्स आ जाते हैं। और कौन से कि पहले हमारे पास व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री के बाद हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या होता है या कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस सारे टॉपिक्स को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टॉपिक हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं, केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द स्ट्रिक्ट कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हमारे पास एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मैटर की जो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मैटर का जो प्रॉपर्टीज वो क्या, एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर। क्लियर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिएक्शंस ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या कहलाती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन हमारे पास 1 है कि हम कंपोजिशन किसको कहते हैं, कंपोजिशन होती क्या है, कंपोजिशन का मतलब क्या है। कंपोजिशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि बनावट। कोई भी मैटर हमारे पास किस चीज का बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मैटर से बना हुआ है, कौन कौन से एटम से बना हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वाटर की कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन प्लस में 1 ऑक्सीजन। ये इसकी क्या है कि कंपोजिशन है। जब हमने हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन का आइटम आपस में, एलिमेंट आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया कि हमारे पास वाटर बन गया। सेम उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन गया कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड्स बन गया। क्लियर। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन सा मैटर किस चीज का बना हुआ है, वो कितने एटम से बना हुआ है, वो कौन से एटम से बना हुआ है, ये हमारे पास कहलाती है कंपोजिशन ऑफ मैटर कहलाती है। जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि एयर जो हमारे पास है उसमें क्या क्या होता है, एक तो उसमें गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद एक तो उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो उसमें क्या होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपने बता दी, किसकी कंपोजिशन ऑफ एयर बता दी। उस गैसेस में हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे पास 71% होता है, 78%। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमारे पास 21% होता है। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस। तो ये एयर के क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई, जिसमें आप बता रहे हैं कि वो मैटर किस चीज का बना हुआ है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंपोजिशन ऑफ मैटर कहलाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि वो जो एटम्स आपस में कंबाइन है, जो हमने बताया कि H2 हमारे पास बना हुआ है, ये H2 जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, इसका शेप कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये हमारे पास कहलाएगी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहलाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास वाटर था H2O का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होते हैं कि कंबाइन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आगे जाके हम काफी डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो एटम्स आपस में कैसे कंबाइन है, वो एटम्स आपस में कैसे कंबाइन है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एक हमारे पास शेप बन गया, जिसको शेप कौन सा कहेंगे, बेंट शेप कहेंगे। बेंट क्यों कहते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होते तो ये हमारे पास लीनियर शेप होता, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शेप थोड़ा सा क्या होता है कि चेंज हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब उसका मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, वो कौन सी ज्योमेट्री में एटम्स आपस में कंबाइन है। इसका मतलब कि आप डिस्कस करें मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, और ये आपकी हो जाएगी केमिस्ट्री में, यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मैटर की। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाटर का H2O का कलर कौन सा है, इसका कलर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये कलरलेस होता है। अगर मैं पूछूं कि ये जो वाटर है कितनी टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो आप कहेंगे 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, एक होती है बॉइलिंग पॉइंट्स, एक होती है मेल्टिंग पॉइंट्स। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस आर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट्स। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड्स हमारे पास आर कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट्स। द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट आर कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं कि पॉइंट्स होती है, टेम्परेचर होता है। अगर आपसे पूछूं कि किसी भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, कलर क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इट मींस के मेटल के साथ जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, किसकी, मेटल की। उसके बाद मैं पूछूं इसकी टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है, ये भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो मेटल किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वो मेटल किसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अगर आप H2O को वाटर को हीट देंगे तो ये H प्लस में OH आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये हमारे पास वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि आपने उसको हीट दी तो वो H प्लस OH आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज है कि वो क्लोरीन के साथ मिलकर साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कहलाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिएक्शंस ऑफ द मेटल। व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल। मेटल के रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास। फर्स्ट देखें, हमारे पास एक होता है एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस होता है, और दूसरा हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। थर्ड हमारे पास होता है कौन सा, दूसरा हमारे पास कंबंशन रिएक्शंस होता है, कंबंशन रिएक्शंस होता है। उसके बाद हमारे पास होता है जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वो आप फर्स्ट ईयर में जाके डिस्कस करेंगे। अब देखिए व्हाट इज द एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस हम किसको कहते हैं। एडिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब आप दो एटम्स को, जैसे हमारे पास ए एटम को हमने बी के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास सी बन गया। जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है एडिशन रिएक्शंस कहलाएगा। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को आपने कंबाइन कर दिया क्लोरीन के साथ तो हमारे पास NaCl बन गया, कंपाउंड बन गया। दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके तीन एटम्स को, चार एटम्स को एक मॉलिक्यूल सिंगल में, एक कंपाउंड सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इट मींस कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कहलाएगा। इस एडिशन के जस्ट उल्टा कर दें तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सा होता है कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को, जैसे हमारे पास ए और बी के बीच में मॉलिक्यूल बना हुआ था, आपने इसको हीट दी, ये हमारे पास A प्लस में B फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि किसी को तोड़ दे, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, तोड़ देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है। आपने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द कंबंशन रिएक्शंस। कंबंशन का मतलब होता है बर्निंग, बर्निंग हमारे पास होती है, जलना, किसी भी चीज को जला देना, वो हमारे पास कंबंशन रिएक्शंस कहलाता है। जब हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हीट देते हैं, जैसे हमारे पास CH4 मीथेन गैस है, प्लस में इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पे CO2 प्लस में H2O बना। जब आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो बैलेंस नहीं है लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब वो किसी भी रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो, इसका मतलब कि वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएगा, कंबंशन रिएक्शंस कहलाएगा। कंबंशन का मतलब है जलना, किसी भी चीज को बर्न करवाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएगा, कंबंशन रिएक्शंस कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है क्रिस्टल्स का बनना, प्रेसिपिटेट्स का बन जाना। प्रेसिपिटेट्स क्रिस्टल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे शुगर के दाने होते हैं, जिससे हमारे पास सोडियम क्लोराइड के दाने होते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट के आपने देखे होंगे, काफी हमारे पास होते हैं। हमारे पास एक ऐसा मतलब कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बन जाए, कौन से रिएक्शन, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का आपने रिएक्शंस करवाया किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इसमें से क्या हो जाएगा, सोडियम हमारे पास नाइट्रेट प्लस में AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगे। ये हमारे पास हो गई व्हाट इज द केमिस्ट्री का हमारे पास एक जनरल लेक्चर हो गया। अब आ जाए हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मैंने जो 7-8 ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हैं मेन कुछ हमारे पास हैं, जो उनके नाम बताऊंगा लास्ट में, उनकी मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा। पहले हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन
and physical properties of matter. With change in them, it deals with the laws and the principle governing the combination of the atoms. फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं इसके बारे में कि जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और हमारे पास जो कंपोजिशंस होती है मैटर की उसके साथ रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद हमारे पास दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। उसमें जो हमारे पास लॉज होते हैं उनमें जो हमारे पास चेंजिंग्स आती है उस चेंजिंग्स के बारे में उस प्रिंसिपल लॉज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताया कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी जैसे हमारे पास लिक्विड स्टेट है जैसे हमारे पास गैसेस स्टेट है जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बताएगी। लिक्विड हमारे पास लिक्विड क्यों है उनमें हमारे पास प्रेशर कम क्यों होता है उनके मॉलिक्यूल्स लिपिड क्यों नहीं होते उनका शेप फिक्स क्यों नहीं होता ये आपको बताएगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताएगी कि जो हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैसेस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों होता है क्यों नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है क्यों उनका शेप फिक्स नहीं होता है ये हमारे पास बात करते हैं किसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों हमारे पास क्या है कि एक के साथ रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं प्लांट से एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे पेट्रोल है जैसे हमारे पास फ्यूल्स होते हैं जैसे हमारे पास नेचुरल गैसेस होती हैं जैसे हमारे पास मेडिसिन होते हैं जैसे हमारे पास फैट्स होते हैं जैसे हमारे पास लिपिड्स होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो टोटली हमारे पास क्या कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं ना उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब के वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के और कार्बन्स के बने हो उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना और उनकी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि वो कैसे बने हैं जैसे कार्बन को अगर आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ 2H2 के साथ तो हमारे पास CH4 मीथेन गैस तो बन गया लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है कैसे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन हुआ कैसे हमारे पास CH4 मीथेन गैस बनी ये रिएक्शंस हमारे पास इनका मैकेनिज्म को देखना ये हमारे पास कहलाएगा एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स में से एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स ऑल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स मतलब ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में उनको छोड़ के बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करना हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मैटर की क्वालिटी क्या है उसकी क्वांटिटी क्या है एक होता है मिकदार एक होता है कितना परसेंट हाउ मच अमाउंट में है और वो हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या है। ये हमारे पास क्वालिटेटिव का मतलब होता है उसकी खासियत उसकी प्रॉपर्टीज वो मैटर कितना परसेंट प्योर है 90% 80% 50% ये आपका क्वालिटी बताएगा। उस मैटर की क्वांटिटी क्या है अगर वाटर बना हुआ H2O बना है जैसे CH4 है CH4 में कार्बन कितना परसेंट है हाइड्रोजन कितना परसेंट है इसकी क्वांटिटी क्या है इसका मिकदार क्या है इट मींस कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ केमिस्ट्री मतलब कि केमिकल रिएक्शंस व्हिच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं एंड देयर मेटाबॉलिज्म जब वो हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं और जब उनकी सिंथेसिस होती है लिविंग बॉडी में जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनता है लिपिड्स बनता है विटामिन्स बनती हैं प्रोटीन्स बनते हैं इनके बारे में स्टडी जब हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री हो जाता है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का मतलब है कि न्यूक्लियस। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कॉल्ड द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप यहाँ पे देखेंगे व्हिच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर हमारे पास प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस। जब हमारे पास न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से रेज निकलते हैं अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। वो अल्फा बीटा गामा रेज हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलते हैं। उस रिएक्शन से क्यों निकलते हैं कि जिस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे वो हमारे पास एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं।
लेकिन जिस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है कि एटम अनस्टेबल हो जाता है, उसमें से रिएक्शंस बाहर निकलते हैं, उनमें से रेज बाहर निकलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। उनके बारे में रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा। जिससे आपने पढ़ा होगा ना कि एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। एक सन का रिएक्शन होता है, एक हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाते हैं। ये रिएक्शंस हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। इनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना तो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट विद द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शंस केमिकल्स। केमिकल्स का जो इंटरैक्शंस होता है किसके साथ? मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब हम क्या करते हैं कि केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, गाड़ियों वगैरह में केमिकल्स, पेट्रोल यूज करते हैं तो पेट्रोल में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होता है वहां से SO2 गैस निकलता है, डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। गैसेस जब वो निकलती हैं तो वो एनवायरमेंट में जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज करती हैं। यहाँ हमारे पास एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, हमारी एयर क्या होती है, चेंज हो जाती है। उन एयर का क्या होता है कि एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। जैसे हम कभी शहर सिटी में जाते हैं ना तो सिटी में वापस आते तो हमें हिचकिच होने लगता है। हिचकिच क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास गाड़ी में से CO2 गैस निकलता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जैसे इनहेल करते हैं तो वो हिचकिच पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में सीमेंट बनता है, इंडस्ट्री में काफी प्रोडक्ट, क्लॉथ वगैरह बनते हैं। इंडस्ट्री में हमारे पास काफी जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी हमारे पास मिल्की प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमारे पास टोटली इंडस्ट्रीज में बनते हैं। उन केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में पढ़ना, स्टडी करना, उनके इफेक्ट्स को पढ़ना हमारे पास हो जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल के लिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री थी। एक केमिस्ट्री हमने मिस कर दी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। उसमें हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मेडिसिन कैसे बनती हैं, क्योंकि मेडिसिन सारी की सारी बनी है हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। अब उनको हमने अलग कर दिया क्योंकि मेडिसिन हमारे पास एक बड़ी, हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी हमारे पास यूजेज हैं, इस वजह से हमने इसको अलग कर दिया कि हमारे पास उनके बारे में स्टडी करेंगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाएगी। तो ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास, जो यहाँ से स्टार्ट होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है, मेटर क्या होता है और कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है। तो अब हम इन टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मेटर, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज द वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं अब हमारे पास इसमें क्लियर होंगे। पहला हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मेटर, हम किसको कहते हैं। देखिए मेटर हमारे पास क्या होता है कि एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास आर कॉल्ड मेटर। अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और अपना मास जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि मेटर कहते हैं। दुनिया में जो भी हमारे पास है, जैसे जस्ट हमारे पास लाइट के अलावा जो भी हमारे पास है वो टोटली हमारे पास कहलाती है, मेटर कहलाती है। जैसे हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर का मास भी होगा और ये मार्कर अपना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह स्पेस भी रख रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या है कि मेटर है। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे पास एयर गैसेस होती हैं, गैसेस को मेटर नहीं कहते, लेकिन मेटर वो भी है। कब उनकी कंडीशन से कि जब हमारे पास किसी गैस को आप सिलेंडर में फिल करेंगे, सिलेंडर में फिल करने के बाद उस गैसेस का मास भी हो जाता है और उस गैस की जो स्पेस भी क्या करती है, कवर करती है। जैसे हम क्या करते हैं कि टायर्स में हवा फिल करते हैं, यहाँ जो हमारे पास बैलेंस होती है, उस बैलेंस में आप जैसे ही एयर फिल करते हैं कुछ टाइम के बाद आप फिल करते जाएंगे, वो बैलून क्या होती है, फट जाती है। तो रीजन हमारे पास क्या होता है कि उसमें जितनी स्पेस थी आपने वो एयर फिल की, अब वो स्पेस खत्म हो गई, मतलब कि अब हमारे पास बैलून क्या हो गई कि फट गई। तो हर चीज दुनिया में हमारे पास क्या होती है कि मेटर होती है। तो आप जस्ट ये नहीं कह सकते कि गैसेस में मेटर नहीं है, गैसेस भी मेटर है, लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं किसी सिलेंडर में प्रेस करते हैं तो वो मेटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी हमारे पास मेटर कहलाती है। व्हाट इज द एटम? एटम हम किसको कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम हमारे पास क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट्स का। which consist करें या हमारे पास which composed of किसका? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूट्रॉन का। दो बना होता है किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन।
ये हमारे पास एटम की क्या है कि डेफिनेशन से, जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है कि इसका न्यूक्लियस है, और ये बाहर क्या होता है कि इसके पास शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बाहर रिवॉल्व करते हैं एटम में। क्लियर, ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास एटम्स की। टोटल मेटर्स जो भी बने होते हैं वो एक हमारे पास इसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं, जो मेटर जो हमारे पास एटम के बने होते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट्स हमारे पास एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका? सब्सटेंस का। सब्सटेंस हम किसको कहते हैं? किसी भी मेटर को, कोई भी मेटर जो हमारे पास होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? सब्सटेंस फॉर्म में। फिर वो हमारे पास प्योर भी हो सकता है, वो हमारे पास अनप्योर भी हो सकता है, लेकिन मेटर को हम क्या कहते हैं कि सब्सटेंस कहते हैं। एक तो हमारे पास एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट कब बनता है? जब हमारे पास वेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स combine together to form elements। क्लियर, हमारे पास एलिमेंट एक हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म होता है सब्सटेंस का। कब बनता है? जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है? एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। सेम टाइप ऑफ एटम्स कौन से होते हैं कि जिसमें जिस भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए? सेम। मतलब कि अगर हमारे पास एक एटम ये, दूसरा हमारे पास एटम ये कंबाइन किया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एटम में, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एटम में होंगे, और ये आपस में कंबाइन होंगे, तो इनमें से क्या बनेगा? एक हमारे पास एलिमेंट की फॉर्मेशन होगी। जब हमारे पास दो सेम टाइप ऑफ एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, वो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास एलिमेंट की फॉर्मेशन होती है। वैसे दो एटम्स नहीं होते, मिलियंस एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने का मतलब ये है कि जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे वो सेम टाइप ऑफ एटम्स कहलाते हैं। वो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स बनेगा। गोल्ड का एटम गोल्ड के साथ कंबाइन होगा तो गोल्ड बनेगा, कार्बन का एटम कार्बन के एटम के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन बनेगा। इसलिए हमारे पास क्या कहलाता है कि एलिमेंट हमारे पास ये कहलाता है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ये हमारे पास तीन कैटेगरीज में मिलते हैं। कौन कौन सी में? एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कौन सी कैटेगरीज होती है। ये एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास गैस फॉर्म में भी मिलते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तीनों कैटेगरीज में होते हैं। जैसे सॉलिड में कौन कौन से? मेटल्स एलिमेंट, सोडियम हमारे पास है, कार्बन हमारे पास है, लिथियम हमारे पास है, उसके बाद पोटेशियम हमारे पास है, जैसे बोरान एलिमेंट्स को बेरिलियम में, मैग्नीशियम में। ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। गैसेस में कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीन है, और दूसरा हमारे पास जैसे फ्लोरीन एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं कि ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में जैसे हमारे पास जस्ट दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मर्क्यूरी, एक होता है ब्रोमीन। ये हमारे पास मेटल होता है, ये हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स होता है। ये जस्ट हमारे पास दो एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हमने कहा था कि 118 हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं। वो 118 हमारे पास तीन टाइप के लिक्विड गैस हमारे पास सॉलिड फॉर्म होते हैं, और ये हमारे पास मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलाइट्स भी होते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, हमारे पास मेटलाइट्स क्या होता है, वहां पे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एलिमेंट्स तीन कैटेगरी सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा है कि शाइनिंग वाले टोटली मेटल्स होते हैं, जिनमें शाइनिंग नहीं होती वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स को हम सिंपल के जो एक्सप्रेस करते हैं सिंबल के साथ करते हैं, सिंबल के साथ। क्योंकि आप एलिमेंट जैसे सोडियम है, सोडियम सारा लिखे SODIUM, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो एक हमारे पास 4-5 पेजेस बनते जाएंगे पीरियोडिक टेबल के। लेकिन हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि एलिमेंट्स को सिंबल के साथ शो किया जाता है। ये सिंबल हमारे पास 4 लैंग्वेज में होते हैं, जर्मन में, ये लैटिन में, ये ग्रीक में, ये हमारे पास इंग्लिश में। क्लियर, इमेज को सिंबल जो होता है वो 4 लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में क्या करते हैं कि सिंबल्स हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके सिंबल्स हम कैसे लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये सिंबल हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो आप नोट कर लें। अब जो हमारे पास एलिमेंट्स का सिंबल्स के हमारे पास रूल नंबर 1 कि सिंबल हमारे पास जो होता है, सिंबल किसी भी एलिमेंट्स का 1 लेटर का भी होता है, और ये हमारे पास 2 लेटर्स का भी होता है। किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल जो लिखते हैं वो 1 लेटर का भी लिखते हैं, और ये हमारे पास 2 लेटर्स का भी लिखते हैं। अगर सिंबल जो हमारे पास है 1 लेटर में है,
अगर सिंबल वन लेटर में है तो उसका लेटर हमारे पास कैपिटल फॉर्म में लाजमी होना चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की स्पेल हमारे पास HYDROGEN। अगर इसको सिंबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जस्ट आप H लिखेंगे। अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन जो हमारे पास है तो उसका सिंबल आप C लिखेंगे। अगर लिथियम है, अगर हमारे पास दूसरा हमारे पास पोटेशियम है तो आप ये लिखेंगे। अगर हीलियम है तो हमारे पास He हो जाएगा। अगर सिंबल जो हमारे पास है वो 2 लेटर में लिखना चाहते हैं, 2 लेटर में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल, और सेकंड जो हमारे पास लेटर होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये रूल हमारे पास 2 कहता है कि अगर आप सिंबल को 2 लेटर में लिखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सेकंड जो है वो स्मॉल में लाजमी होना चाहिए। क्लियर। अब जो हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल में कैसे के, जैसे लिथियम एलिमेंट से तो हमारे पास का सिंबल लिखें तो एल हमारे पास कैपिटल, आर हमारे पास ये स्मॉल हो जाएगी। जैसे सोडियम है, सोडियम का हमारे पास Na लिखाता है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ऐसा लिखा होता है। हीलियम है, हीलियम का हमारे पास ऐसे लिखा होता है। तो जो भी एलिमेंट्स का सिंबल्स 2 लेटर्स में लिखना चाहते हैं फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल में लाजमी लिखें। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट्स का सिंबल्स हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास एलिमेंट के कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी हम किसको कहते हैं, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैलेंसी आपने 7th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी है, 4th क्लास में पढ़ी है, 4th क्लास में तो नहीं, 6th क्लास के ऊपर वाली क्लास में पढ़ी जाती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इज द combining capacity power of an elements with another element are called वैलेंसी। क्लियर। वैलेंसी हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा ना कि एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो मेटर हमारे पास कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास एलिमेंट्स बनेगा। अब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे या तो कंपाउंड बनेगा या तो मॉलिक्यूल बनेगा। वो जो हमारे पास कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा वो टोटल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी पे करेंगे। वैलेंसी हमारे पास क्या होता है कि एक कंबाइनिंग कैपेसिटी पावर होता है किसी भी एलिमेंट के पास कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। कोई भी एक एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के पास दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी का पावर हो कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशंस करे, उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। मतलब समझेंगे, अगर हमारे पास ए जो है वो बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशंस करके सी बना, अब ए के पास कितनी बॉन्ड फॉर्मेशंस की कैपेसिटी थी, ए के पास कितना इसके पास पावर था बी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशंस का। बॉन्ड फॉर्मेशंस जो होते हैं वो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस क्यों करता है, गेन क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल कब होता है, जब उस एटम के लास्ट वैलेंस शेल में ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो वो क्या करता है कि स्टेबल होता है। अगर 8 से कम होते हैं, जैसे मतलब कि हमारे पास 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यहाँ 8 से हमारे पास कम है 7 6 है, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा या तो वो गेन करेगा। कंडीशंस होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर किसी भी एटम के पास 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वैलेंस शेल में, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। अगर 4 से ज्यादा 7 तक है तो वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। जितने गेन करेगा जितने उसके पास ऑक्टेट से कम होंगे। तो वो कैपेसिटी, वो पावर हमारे पास कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियॉन। क्लियर। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 8 9 10 नियॉन तक एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने। एटॉमिक नंबर क्या होता है आगे बताता हूं। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में, ये हाइड्रोजन का शेल है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने कहा कि अगर किसी भी एटम में एक ही शेल है, जस्ट एक ही शेल है, तो उसमें अगर डुप्लेट पूरा होगा वो स्टेबल होता है। क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, थर्ड में हमारे पास मैक्सिमम 18, फोर्थ में 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद 64। अब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो उसका डुप्लेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास वैलेंसी जो होती है वो 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक हमारे पास नेगेटिव वैलेंसी होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है। नेगेटिव वैलेंसी वो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नेगेटिव वैलेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पॉजिटिव वैलेंसी। अब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उसकी वैलेंसी कौन सी होगी, नेगेटिव।
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। उसके बाद हीलियम है, हीलियम में दो एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के पास है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके दो शेड्स यहाँ पे हमने कहा कि अगर फर्स्ट शेड है तो डुप्लेट पूरा है तो वो बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं करता, वो स्टेबल होता है। अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद आ जाए हमारे पास लिथियम पे, लिथियम के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, एक इलेक्ट्रॉन बच गया सेकंड में चला गया। अब यहाँ तो ये अपडेट पूरा होना चाहिए तब ये स्टेबल होगा। अब यहाँ तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका अपडेट पूरा होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो इसका ये डिप्लेट क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो इसकी +1 क्या हो जाती है वैलेंसी हो जाती है। बेरिलियम में, बेरिलियम के पास फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके बेरिलियम 2 पॉजिटिव बन जाता है। मतलब कि लिथियम एक बॉन्ड्स बना सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, इसकी 1 वैलेंसी है। दो बॉन्ड्स बनाएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा 2 पॉजिटिव, इसकी क्या है वैलेंसी है। जैसे बोरान है, बोरान के पास फर्स्ट शेल में दो, थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे। तो ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके अपनी वैलेंसी +3 कर देता है। 3 बॉन्ड्स बनेगा, 3 बॉन्ड्स बनाने की इसके पास कैपेसिटी पावर है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास कार्बन में +4 होती है, ये -3 होती है, -2 होती है, -1 होती है, 0 होती है। ये हमारे पास क्या कहलाती है वैलेंसी कहलाती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा वैलेंसी कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखेंगे हमारे पास व्हाट इज द कंपाउंड्स एंड द व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, दोनों की डेफिनेशन सेम है, जस्ट एक वर्ड चेंज होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइंड with fixed ratio to form compound। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कंपाउंड की। दूसरी में मॉलिक्यूल की यहां पर लिख रहा हूं when 2 or more elements chemically combine to form molecule। क्लियर। डेफिनेशन हमारे पास देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो में, तब हमारे पास फॉर्मेशंस होती है किसकी, कंपाउंड की। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जस्ट एक वर्ड्स को हमने बाहर निकाल दिया जो फिक्स रेशो वाला था, तो हमारे पास डेफिनेशंस हो गई किसकी, हमारे पास मॉलिक्यूल की। जब हमारे पास एक फिक्स रेशो था तब फॉर्मेशंस हो रही थी किसकी, हमारे पास कंपाउंड की। व्हाट इज द फिक्स रेशो, हम किसको कहते हैं कि फिक्स रेशो हमारे पास होता क्या है, जैसे कि हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है, जब आप हाइड्रोजन का 2 प्लस में ऑक्सीजन 1 लेंगे तो हमारे पास H2O क्या होता है कि बनता है 2 रेशो हमारे पास 1, 2 रेशो हमारे पास 1। अगर आप H2O बनाना है किसी भी कंट्रीज में, चाहे आप पाकिस्तान में, चाहे आप इंडिया में, चाहे आप यूएसए में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास यही रेशो लाजमी होगा। जब आप इस रेशो के साथ ये एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। ये हमारे पास क्या होता है कि फिक्स रेशो कहलाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या था, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो O2 गैस बन गई, ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन के साथ O2 को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो O3 गैस बन गई। ये भी गैस, ये भी गैस, इनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता, एक डिफरेंस ये होता है, एक फिक्स रेशो नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड जो है वो हमेशा हेटेरो एटम से बनेगा, हेटेरो एटम से क्या होगा कि बनेगा। मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो दोनों एटम से बनते हैं, ये हमारे पास होमो एटम से भी बनते हैं, ये हमारे पास हेटेरो एटम से भी बनते हैं, जो आगे मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो ये हमारे पास होमो से भी बनता है, हेटेरो से बनता है, ये हमेशा हमारे पास हेटेरो एटम से फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास कंपाउंड कहलाएगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाएगा। कंपाउंड तो हमारे पास जस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जो भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड्स वो टोटली के टोटली हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो हमारे पास कोवेलेंट बनते हैं, कोवेलेंट हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में भी होते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्म में कब होंगे, कंपाउंड फॉर्म में कब होंगे, ये आपका डिफरेंस पता चल गया है कि जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स होंगे फिक्स रेशो होगा, कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं
मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक मॉलिक्यूल्स होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। एक हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ये हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है। इनका मतलब क्या होता है? होमो एटॉमिक हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? जो मॉलिक्यूल्स सेम एटम से बने होंगे। सेम एटम्स आपस में जब कंबाइन होंगे तब हमारे पास फॉर्मेशंस होती है किसकी? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो O2 बन गया। जैसे हमारे पास दूसरा क्या है, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो क्लोरीन हमारे पास गैस बन गया। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास H2 गैस बन गई। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जब आप सेम एटम्स को आपस में कंबाइन करें तो होमो एटॉमिक फॉर्मेशंस बनेगी। हेट्रो की कब बनेगी? जब हमारे पास चेंज एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसके? हमारे पास हेटेरोएटॉमिक की। जैसे हमारे पास कार्बन को हमने रिएक्शंस करवाया, टू के साथ तो हमारे पास CH4 गैस बन गई। एक हमारे पास क्या है कि CH4 मीथेन गैस जो हमारे पास है वो मॉलिक्यूल है। कौन सा? हमारे पास हेटेरो, जिसमें कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग, दोनों डिफरेंट आइटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास हेटेरोएटम्स कहलाएगा। मोनो एटम्स जब हमारे पास ओनली वन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करे, ओनली वन एटम्स जो है, एलिमेंट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करे मॉलिक्यूल फॉर्म में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। कैसे के? जैसे नोबेल गैसेस टोटली होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये जो हमारे पास नोबेल गैसेस होती है ना, ये सब के सब जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक ही फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये इनका ऑक्टेट डिप्लेट क्या होता है? पूरा होता है, स्टेबल होते हैं। इस वजह से इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल वो होता है जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक कब? जब हमारे पास दो एटम्स, चाहे वो सेम हो चाहे वो हमारे पास चेंज हो, जस्ट दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए तो हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास O2 बन गया। Cl के साथ कंबाइन हुआ तो हमारे पास Cl बन गया, Cl2 बन गया। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन डायटॉमिक फॉर्म में। पॉली वो जो हमारे पास मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन, पॉली का मतलब होता है मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करें। जैसे ये बताया था कि C तो हमारे पास प्लस में 2H2 तो हमारे पास 2H2 तो हमारे पास CH4 गैस बन गया। एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, पांच एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये हमारे पास कहलाएगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये हमारे पास था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। बाकी जो बुक में डिफरेंस लिखे हुए ना वो डिफरेंस आप खुद ही पढ़ लें, वो आसान है, उनमें से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। तीन टॉपिक हमारे पास रह गए। उसके बाद हम चलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पे। देखिए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं किसके साथ? Z के साथ। इसको शो करते हैं हमारे पास किसके साथ? Z के साथ शो करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स पे क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। जो भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका होता है 1 और इसका 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका एटॉमिक नंबर क्यों ये है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जस्ट 1 पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज होती है, इसके न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव चार्ज होती है, इसके न्यूक्लियस में 5 पॉजिटिव चार्ज होती है, इसके न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज होती है। किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था मोज़ले साइंटिस्ट ने 1913 के बाद।
तो हमारे पास किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, लेकिन हमारे पास ये क्या होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एटम में सेम होते हैं। तो किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक मास। उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। क्लियर। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको सम करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है। एटॉमिक मास को हम शो करते हैं ए के साथ, और उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ये इसका क्या है कि यूनिट है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हीलियम का 2 एटॉमिक मास होता है, 2 4 एटॉमिक मास होता है। 3 एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक मास है। इसका 9 एटॉमिक मास होता है, इसका 10 होता है, इसका 12 होता है, इसका 14 होगा, इसका 16 होगा, ये 18, ये हमारे पास 20। क्लियर, ये एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास 2 4, इसका मतलब कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स प्लस में 2 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होती है, तो 2 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कि इसके न्यूक्लियस में 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका वजह से हमारे पास लिथियम का एटॉमिक मास क्या हो गया, कि 6 हो गया। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स हैं, इस वजह से इसका मास क्या हो गया, 9 हो गया। बोरान में 5 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स हैं, सम किया तो हमारे पास 10 एटॉमिक मास हो गया। किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बन है, कार्बन का 12 एटॉमिक मास AMU है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास में 6 प्रोटॉन्स 6 क्या होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, masses of each element present in molecule, present in molecule। क्लियर। जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूल बना होता है, हमने कहा कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब हमारे पास when 2 or more elements chemically combine to form molecule, मॉलिक्यूल बन गया, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। उस मॉलिक्यूलर मास को कैसे सम करेंगे, जब आप क्या करेंगे, सम ऑफ द ईच एटॉमिक मास, हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को सम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एटॉमिक मास का निकालने का फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास A इज इक्वल्स Z प्लस में N। Z हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, N हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। Z प्रोटॉन्स, N हमारे पास न्यूट्रॉन, दोनों को सम किया तो हमारे पास एटॉमिक मास बन जाएगा। अगर आपको एटॉमिक मास मिला हो, आपको Z कैलकुलेट करनी है, तो A से माइनस कर दे N, तो आपके पास Z मिल जाएगा। अगर ए मिला है, एन कैलकुलेट करनी है, ए से जेड माइनस करें, आपके पास एटॉमिक वो हमारे पास एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द ईच एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कार्बन का मास क्या होता है, 12 होता है, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन एक, हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 प्लस को सॉल्व करें, 2 16 हमारे पास 32 प्लस में 12 इज इक्वल हमारे पास 44। ये इसका क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मास हो गया। किसी भी एलिमेंट के एटम्स का जो भी एटॉमिक मास होगा वो सम करें, आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल्स लें, आपके पास क्या है कि H2SO4 है, मॉलिक्यूल बना हुआ है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद सल्फर का मास प्लस में 32 होता है एक एटम में। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये 2 1 2 प्लस में 32 प्लस में 4 16 64, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 32 34 34 64 हमारे पास हो जाएगा 98 हमारे पास AMU। जिसका क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्लियर। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। दूसरा हमारे पास क्या था, व्हाट इज द फार्मूला मास। फार्मूला मास किसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूज होता है मॉलिक्यूल के लिए,
और फार्मूला मास यूज होता है कंपाउंड के लिए। अगर आपके पास कंपाउंड बना हो, उसका मास सम करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप फार्मूला मास यूज करेंगे। डेफिनेशन सेम हो, सेम। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक masses of each elements present in compound। कंपाउंड में जो भी हमारे पास एटम्स हैं, उन एटम्स का मास सम करके आप क्या निकालेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, कंपाउंड बना हुआ है, इन दोनों एटम्स का मास सम करें तो फार्मूला मास बन जाएगा। कैसे कि हमारे पास सोडियम का कितना होता है 23 प्लस में 35.5 किलो इनका मास होता है, इज इक्वल हो जाएगा 58.5। ये हमारे पास फार्मूला मास हो गया। क्लियर। आप किसी भी कंपाउंड्स में जितना मास है एटम्स का, उनको सम करें, आपके पास फार्मूला मास बन जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी तरीका है, आप किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं। जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। क्लियर। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस में नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस में 48 हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल से, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 3 मॉलिक्यूल 3 16 हमारे पास 48, जो 15 आप 48 में माइनस प्लस करें, ये आपका हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस में हमारे पास ये निकलेगा। अगर आप दो सम किए तो बाकी बचा हमारे पास 62 हमारे पास मास हो गया किसका, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास हो गया। किसी का भी आप निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, कि आप उसके एटॉमिक मासेस को सम करें, आपके पास वो मास मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द केमिकल स्पेशीज। केमिकल स्पेशीज हम किसको कहेंगे, देखिए केमिकल्स मतलब केमिकल रिएक्शंस हमारे पास, और स्पेशीज का मतलब होता है चार्ज। यहाँ पे जो हमारे पास स्पेशीज हमारे पास क्या है कि इसका मतलब क्या है कि चार्ज किसी भी एटम पे। अब अगर हमारे पास ए और हमारे पास बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जब ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेकडाउन होता है, दो टाइप की ब्रेकडाउन होती है इस बॉन्ड ब्रेकडाउन में। कौन कौन सी हमारे पास ब्रेकडाउन होती है, एक बॉन्ड ब्रेकडाउन कहलाती है होमो एटॉमिक ब्रेकडाउन कहलाती है, होमोलाइटिक आप जिसको कहेंगे, होमो एटॉमिक ना कहें, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास होती है हेट्रोलाइटिक ब्रेकडाउन्स होती है, हेट्रोलाइटिक